स्वागत है आप सभी का आज के इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की श्रृंखला और आज थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ यानी थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, बहुविकल्प प्रश्न। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपकी आंखों के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि W = J × Q कहलाता है। ठीक है, तो W बराबर जे क्यू ये किसका नियम कहलाता है? ऑप्शन में दे रखा है जूल का नियम है, न्यूटन का नियम है, ऊष्मागतिकी का नियम है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न के लिए ए और सी आपके लिए काफ़ी हैं। तो ए और सी में ऑप्शन सही होना चाहिए आपका ए, जूल का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सामान्य ताप तथा स्थिर ताप पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, NTP जिसको बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर दाब दे रखा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2.4 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब की यानी घन मीटर की कमी कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कमी करने पर किए गए वह कार्य का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाएंगे W = P × ΔV। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में बाद में आते हैं। तो P × ΔV से पहले इसकी आंकिक वैल्यू यानी इसकी न्यूमेरिकल पोर्शन का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से P का मान आप लगाएंगे 1 × 10⁵ और मल्टीप्लाई करेंगे यानी आयतन में जो कमी हो रही है, ठीक है, तो 2.4 × 10⁻⁴ की है। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 2.4 में करेंगे तो 2.4 ही आंसर आना है। 10⁵ और 10⁻⁴ को देख लें तो प्लस का 5 है, माइनस का 4 यानी आपका 10 बचेगा। और 2.4 से जब 10 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटेगा यानी 24। अब 24 में दो ऑप्शन आपके सामने, या प्लस का 24 या फिर माइनस का 24। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे कमी हो रही है, तो कमी में आप क्या लगाएंगे? माइनस का 24। ये कार्य आपको प्राप्त होगा माइनस का 24 जूल। अगर वृद्धि होती तो प्लस का आप लगाते। ठीक है, मैं पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूँ, किसी को अगर कोई भी समस्या हुआ करे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार, अपने सुझाव, अपना आइडिया या अपना व्यू दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपका इसके लिए बहुत आभारी रहूँगा और प्रतीक्षा करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं। किसी आदर्श एक परमाणु गैस को चक्रीय प्रक्रिया साइक्लिक प्रोसेस ABC यानी इस अवस्था से होता हुआ वापस अपनी मूल अवस्था में वापस लौटा जाता है, इनिशियल स्टेट में वापस आता है। जैसे आप देख रहे हैं, ए से बी में गया, ए से बी में जाने में देख रहे हैं कि प्रेशर डबल हो गया, 2P हो गया, जबकि आयतन जो है सेम रहा। जब वो बी से सी में आता है तो आयतन भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है। प्रेशर चेंज होकर 2B से P रह जाता है और वॉल्यूम B से बढ़कर 3V हो जाता है। वापस C से A में आता है तो इसमें प्रेशर आपका सेम रहता है और आयतन 3V से V रह जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। तो कितना कार्य किया गया उसका पता करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आपका। इसमें आपको जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, इसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन हमको उसमें जैसे क्वेश्चन में पता करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड दिस विल इक्वल्स टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, आधार कितना? A से लेके C तक का, और ऊंचाई कितनी है? A से लेके B तक की। ठीक है, तो इसको आप टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो उसका सीधे सीधे टर्म तो 1/2 A से C तक का मान आप देख लीजिए, B तो सेम है। आयतन में जो चेंज हुआ 3V से V हुआ, 3V से घट के V हुआ, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3V में से V घटा दीजिए यानी 2V इसका आयतन में परिवर्तन यानी AC का मान आएगा। AB का मान अगर आप निकालें तो प्रेशर 2P में से P घटाएंगे तो आपका केवल P बचेगा। ठीक है, और V में से V कर गई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 हटाइए, क्या बचेगा आपके पास? केवल PV। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं आपका PV है, 2PV है, 1/2 PV है और 0 है। तो इसमें 3 का A ऑप्शन सही होना चाहिए कि 3 का A भाग PV। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी की जो अवधारणा थी वो सबसे प्रथम प्रस्तुत की गई किस नियम के अनुसार? ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी की जो थ्योरम है, ठीक है, उसकी अवधारणा है, उसका सबसे पहले जो दिया गया वो था आपका, ऑप्शन में देख लेते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, स्टीफन का नियम या बीन का नियम। ठीक है ना, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के द्वारा आपको ये बताया गया कि किसी भी वस्तु को दी गई ऊष्मा दो जगह जाती है, एक उस वस्तु के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और एक वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के रूप में। तो आंतरिक ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट आया वो फर्स्ट लॉ से आया, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आइडियल गैस, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चंस में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों शामिल करने की जहाँ तक संभव है कोशिश करता हूँ, जिससे कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
तो आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तो आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी U=1/2 FkT। एफ आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ करते हैं आप लोगों को अगर ध्यान हो तो U=1/2 FT FkT यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया जाता है। टेम्परेचर वेरिएंट है, ठीक है, यानी उसके परम ताप के समानुपाती होता है या उसके केवल ताप पर निर्भर करता है। तो इसमें फिफ्थ का आंसर सही होना चाहिए, केवल तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किसी चक्रीय प्रक्रम में, यानी अगेन वही साइक्लिक प्रोसेस है और उसमें कह रहा है कि किसी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित क्या रहता है, कंजर्व क्या रहता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी वस्तु को दी गई जो ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा की जगह ऊष्मा कह दिया गया है। तो ऊष्मा और एनर्जी एक ही रूप है, ठीक है, सिर्फ उनकी फॉर्म अलग अलग है। तो यहाँ पर जो दी गई ऊर्जा है वही दो जगह जा रही है, एक तो वर्क डन में W में और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी में। तो भाई कई बार वहाँ पर बात हुई है एनर्जी एनर्जी आ रही है, तो आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है, कि वहाँ पर क्या कंजर्व रहता है, आपकी दी गई ऊर्जा कंजर्व रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समतापीय परिवर्तन में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा। समतापीय परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो सभी के दिमाग में एक चीज़ हो जानी चाहिए कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। टी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, इसका मान जो है चेंज नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टी नियत हो गया तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि यू इसके साथ चलता है, और जब टी आपका कांस्टेंट होगा तो आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट होगी, यानी ये भी बदलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन यानी समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निरूपण कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ऊष्मागतिकी के निरूपण के बारे में तो समतापी अवस्था, समतापी मतलब आइसोथर्मल, ठीक है। दी गई ऊष्मा का मान Q बराबर किसके बराबर होता है, U+W के बराबर होता है, सभी को पता है, ठीक है। दी गई ऊष्मा दो जगह खर्च होगी। अब जरा ये देखिए कि इसमें समतापी अवस्था है, समतापी अवस्था में आपकी कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। जब आप आइसोथर्मल स्टेट रखेंगे तो इसमें पहला वाला पार्ट यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगी। और इसमें जो डेल्टा U का मान है ये दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो केवल क्या रह जाएगा, दी गई ऊष्मा का जो मान है DQ का जो मान है वो केवल किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी DQ इक्वल्स टू DW। तो ऑप्शन इसमें सही होना है आपका ऑप्शन नंबर ए, DQ इक्वल्स टू DW। देखिए साथी और मित्रों, प्रिय छात्रों, ये हम वीडियो जो बना रहे हैं वो काफ़ी मेहनत से बनते हैं, ठीक है। तो इनका प्लीज़ आप लोग देख लिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मेरा जो किया गया प्रयास है वो लोगों को पसंद आ रहा है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग आप सब लोग देख रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा प्रयास मेरी तरफ से और किया करिए कि लाइक कर दिया करिए, शेयर किया करिए और दूसरे बच्चों में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कराया करिए या कर दिया करिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, तो यदि गैस के नियत आयतन पर रखते हुए गर्म किया जाए तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट करना है भाई, ठीक है। आयतन नियत होने का मतलब है कि डेल्टा V दिस विल इक्वल्स टू 0, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए, ठीक है। तो नियत आयतन अगर आपने कर दिया तो डेल्टा V का मान ये तो 0 हो गया भाई। अब इस कंडीशन में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को आप क्या ले सकते हैं भाई, देखो ऑप्शन ए जो लिखा हुआ Q इक्वल्स टू U+W, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। अब क्या करें कि W को आप क्या लिख सकते हैं, W यहाँ पर जो चेंज करके लिखा जा सकता है, तो यानी Q इक्वल्स टू हो जाएगा U+W को अनदर फॉर्म जो होती है P डेल्टा V होती है। तो P डेल्टा V जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हो, ठीक है, V इक्वल्स टू आप कांस्टेंट कर रहे हैं तो डेल्टा V का मान 0, और ये पद उसमें आने पर ये स्टेप आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, Q इक्वल्स टू U। जरा देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है Q इक्वल्स टू U के बराबर है, सी आपका कह रहा है Q इक्वल्स टू W के बराबर है, और डी आपका कह रहा है Q इक्वल्स टू U-W, ठीक है। तो ऑप्शन ये सब आपके गलत हैं, सही ऑप्शन है Q इक्वल्स टू U के बराबर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी चक्रीय प्रक्रम में नंबर ए किया गया कार्य शून्य होता है, बी निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है,
सी कियागाकार ऊर्जा पर निर्भर करता है, डी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की दी गई ऊष्मा के बराबर होता है, जो इंटरनल एनर्जी उसमें खत्म हो जाती है। ठीक है ना, देख चुके हो आप पूर्व। तो इसी तरह उसी जो Q = U + W कई बार उसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखना। W लिख लें इसको। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वेरिएंट डेल्टा टी, यानी अगर आइसोथर्मल होगा तो ये पद खत्म हो जाएगा, समायतनिक होगा, ठीक है, आइसोकोरिक होगा, ठीक है, या दाब सॉरी आपका आयतन नियत रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के आधार पर इस फॉर्मूले को कई बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से देख लीजिए। और ये पूरा एक्सरसाइज ही आपकी 30 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें ये जो क्वेश्चन पार्ट हम पार्ट 2 करा के 2 भागों में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। पहले में 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में 15 क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 पर आते हैं। एक ऊष्मागतिक प्रक्रम में एक निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब इस प्रकार बदला जाता है कि गैस से 20 जूल ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, 20 जूल ऊष्मा आपकी क्या होती है, फ्री होती है। तो जरा इसको नोट करके लिखते चलें अपने पास में। तो इसमें है कि गैस से 20 जूल ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है ना, Q = आपके 20 हो गया भाई। ओके, ये आपका 20 हो गया। तथा गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है, तो W जो किया गया कार्य है वो किया जाता है, तो प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, तो प्लस का 8 जूल। ठीक है, ये इतना कार्य किया जाता है। गैस की प्रारंभिक इंटरनल एनर्जी आपकी UA, प्रारंभिक को हम UA करके लिख रहे हैं। ठीक है, UA और UB करके दो चीज़ें लिखेंगे, तो इनिशियल वाली के लिए हमने लिखी है UA, दिस इज इक्वल्स टू आपकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कितनी थी, 30 थी। तो अंतिम ऊर्जा कितनी होगी, तो अगेन फॉर्मूला आपका वही चलेगा कि Q = U + W। अब यहाँ पर जो परिवर्तन है, ठीक है ना, उस परिवर्तन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। उस परिवर्तन में हम क्या करेंगे कि इसको आप Q रखिए और U का जो परिवर्तन है इसको लिख दीजिए UA - UB, UA - UB। देखिए बहुत ही जल्दी मैं इस हीट के ऊपर चैप्टर वाइज चैप्टर आपका नोट्स बनवाएंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक को हमारे जो भी TGT या PGT में जितना भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई निःशुल्क कक्षाएं होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको देखना है और समझना है बस, और मेरे साथ बने रहना है। बस इतना काम आपको करना है, आगे कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे सब ये मैटर रहेगा। ठीक है ना, तो अब जरा इन सब की वैल्यूज़ को प्लेस कर दीजिए। वैल्यू प्लेस करते हैं, क्यू की जगह आप 20 प्लेस करेंगे, 20 हुआ। UA का मान, UA का मान कितना भाई, 30 लगाइए। UB की जगह UB लिखिएगा, और W की जगह पर कितना लिखेंगे आप, 8 लगेंगे। अब आपको यहाँ से केवल UB की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो देखिए, UB को अगर इस तरफ ले आते हो तो ये प्लस का हो जाएगा, 20 को आप इस तरफ ले आइए तो 30 और 8 आपका 38, 30 + 8 38 होगा, -20 कर देंगे तो 18 बचेगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स वाले हो। ओके, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो बिना मैथमेटिक्स के काम नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 18 जूल। ठीक है, 18 जूल आएगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है 18 जूल। अगला प्रश्न पर आते हैं 12 के बाद 30 नंबर। जिस ऊष्मागतिक प्रक्रम में ऊष्मागतिक निकाय तथा उसके समीपवर्ती माध्यम के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है वह कौन सा माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो ऊष्मा का आदान प्रदान जिसके बीच में नहीं होता, क्या वो समतापी होता है, क्या वो रुद्धोष्म है, समदाबी है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, समदाबी होगा नहीं, इनमें से कोई, इनमें से जरूर कोई ना कोई है। समतापी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये आया ऑप्शन आपका रुद्धोष्म। ठीक है, रुद्धोष्म का मतलब एडिएवेटिव प्रोसेस, जिसमें ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर। नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। ठीक है, तो नियत आयतन पर CP और CV गैस की विशिष्ट ऊष्मा, CP और CV। ठीक है, इन दोनों पे किसकी अधिक होती है, उसका क्यों अधिक होती है, तो ऑप्शन ए में है नियत ताप और विकिरण द्वारा अधिक ऊष्मा का क्षय होता है। इसमें मेयर का सूत्र भी मुझको ध्यान आ रहा है तो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो CP - CV है ना, दिस इज इक्वल्स टू R, है ना, ये मेयर का सूत्र होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो 14 में आपका जो आंसर किसके लिए है, तो देख लीजिए, नियत दाब पर विकिरण द्वारा अधिक ऊष्मा का होता है, नियत दाब पर दाब के विरुद्ध कार्य करने में कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, नियत दाब पर चालन द्वारा अधिक ऊष्मा क्षय होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अप्रोप्रिएट बहुत सही आंसर मुझे लग रहा है इसका बी आंसर। नियत दाब पर दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए CP की वैल्यू CV से अधिक होती है। ठीक है, इसलिए CP में से CV को घटाया भी गया है। ठीक है ना, उसको लिए उसमें से माइनस या CV - CP नहीं किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के केवल, ऑप्शन ए, केवल 2 मान CP व CV होते हैं, B
किसी दिए हुए ताप पर केवल एक मान होता है। सी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। और डी मान गैस के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसका जो सही आंसर है वो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। 15 का आंसर सी करेक्ट है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी मान इसका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 15 क्वेश्चन की ये पहला पार्ट हम लोगों ने इसका फिनिश किया। हम लोग पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके तुरंत बाद हम अगला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आगे के 15 क्वेश्चन हल किए जाएंगे। और कमेंट करके बताया करिए प्लीज़ कि आपको ये सेक्शन, ये वीडियो कैसा लगा। इससे थोड़ी सी मोटिवेशन रहेगा मेरे लिए। और बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।